आजकल अक्सर देखा जाता है कि जब बेटी होती है तो कहा जाता है कि लक्ष्मी हुई है। लेकिन कुछ लोग जो पुराने ख्यालात के हैं वो कहते हैं कि लक्ष्मी कहाँ हुई है, ये तो जिस दिन जाएगी हमें कंगाल करके जाएगी, ये तो घर के ऊपर एक बोझ हुआ है। लेकिन आज की इस कहानी में आपको प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा कि बेटियां घर की लक्ष्मी हुआ करती हैं। एक महिला जो कि दोपहरी के समय में रेड लाइट पर खिलौना बेच रही थी, पसीने से भीगी हुई थी और बुरी हालत उसकी हो रखी थी। वो गाड़ियों के दरवाजे पर जाती और बार बार गुहार लगाती कि बाबूजी खिलौने ले लो, इससे आपके बच्चे खेलेंगे और आपको याद किया करेंगे। ऐसा कहकर वो अपने खिलौने बेच रही थी। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी की खिड़की पर जाकर वह महिला खिलौने बेचने के लिए गुहार लगाती है। जैसे ही गाड़ी का शीशा खुलता है तो वह देखती है कि सामने और कोई नहीं, उसका ही तलाकशुदा पत्नी, जिससे 7 साल पहले उसका तलाक हो चुका है, वो बैठा है। उसे देखकर वह उल्टे पांव वहाँ से चली आती है। उसका पति गाड़ी को घुमाकर पार्किंग में लगाता है और उसके बाद अपनी पत्नी के सामने खड़ा होकर रोने लगता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है। आखिर क्या कहानी थी, क्या किस्सा था, पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरौत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की यह घटना इंदौर के पास के गांव की है। इंदौर से तकरीबन 40-45 किलोमीटर दूर एक गांव था। उस गांव के अंदर एक दीपक नाम का लड़का रहा करता है। वह इंदौर के अंदर अपना छोटा सा बिजनेस किया करता है। परिवार अच्छा खासा है, अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, तो पैसों की उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। उसकी शादी की बात चल रही थी एक रेखा नाम की लड़की से, जो पास ही के गांव में रहने वाली थी। रेखा के पिता किसान है और रेखा ने ग्रेजुएशन कर रखी है। तो जो लड़की का पिता है वो सोचता है कि ठीक है, लड़का बिजनेस करता है तो अपनी बेटी की शादी इससे कर देनी चाहिए। ऐसा सोचकर वह अपनी बेटी की शादी लड़के से कर देता है। रेखा दुल्हन बनकर अपने पति दीपक के घर आती है, लेकिन वहां आते ही जो उसकी सास है वो उसे ज़्यादा पसंद नहीं किया करती, क्योंकि रेखा का पिता पैसों में दीपक के परिवार वालों से कम था। इसी वजह से जो उसकी सास है वो बात बात पर उसे ताना दिया करती और बात बात पे उसे धुतकारा करती। अब यह बात वह अपने पति को बताती है तो उसका पति कहता है कि मैं अभी काम कर रहा हूँ शहर के अंदर, और जैसे ही मेरा बिजनेस बड़ा हो जाएगा तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। ऐसा कहकर जो रेखा है उसी घर के अंदर बनी रहती है और अपनी सास की पूरी इज्जत किया करती है। उसे प्यार से खाना दिया करती, लेकिन उसकी सास बार बार उसे ताने दिया करती है और कहती है कि तू तो ऐसी है, तुझमें ना तो कोई शऊर है, ना ही किसी काम को करने का अच्छा तरीका तुझे आता है। ऐसा कह कहकर बार बार उसकी सास उसे धुतकारा करती। एक दिन वो अपनी सास के लिए खाना बनाकर लाती है। खाने में उसने दाल बनाई थी और वह अपनी सास के सामने रखती है। उसकी सास उसमें से एक निवाला खाती है और एक निवाला खाने के बाद वो थाली अपनी बहू के मुंह पर देकर मारती है। थाली की वजह से उसकी नाक पर कट लग जाता है और उससे बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है। दीपक को ये बात पता चलती है तो दीपक आता है, अपनी पत्नी को हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट होता है। अब जो दीपक की पत्नी रेखा है वह दीपक से कहती है कि अब तो ये बहुत हो गया, अब तुम ऐसा करो, मुझे अपने साथ शहर ले जाओ और वहीं पर हम लोग रहेंगे। लेकिन दीपक फिर से अपनी पत्नी को समझाता है, कहता है कि अभी मेरा बिजनेस छोटा है, जब मेरा बिजनेस बड़ा हो जाएगा तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। इधर वह अपनी माँ को भी समझाता है, कहता है कि माँ चलो ठीक है, तुम अमीर घराने की हो, ये गरीब घराने की है, लेकिन अब इससे क्या होगा, अब तो हमारी शादी हो चुकी है और तुम भी थोड़ा बात को समझो। ऐसा वो अपनी माँ से कहता है, लेकिन माँ उसकी एक नहीं सुनती। माँ अपनी उन्हीं बातों पर बनी रहती है। इधर जो रेखा है वह अपने मायके वालों से भी बात करती है, कहती है कि पिताजी यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, जो मेरी सास है वो बार बार मुझे ताने दिया करती है। उसका पिता कहता है कि बेटी, लड़का बिजनेस करता है और जो बिजनेस करते हैं उनका पता नहीं कब कितने बड़े हो जाएं, तो तू धैर्य रख और अपनी सास की सेवा किया कर। ऐसा ही होता है, स्टार्टिंग में एडजस्ट करने में थोड़ी दिक्कत होती है। ऐसा कहकर वह अपनी बेटी को समझा देते हैं और इसके बाद रेखा फिर से उसी घर में अपनी सास की इज्जत करते हुए रहने लगती है। धीरे धीरे कुछ दिन और बीतते हैं और अब रेखा को पता चलता है कि रेखा गर्भवती है। जैसे वो गर्भवती होती है तो एक बार फिर अपने पति से कहती है कि सुनो, ऐसा है, डॉक्टर साहब ने कहा है कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, लेकिन तुम्हारी माँ बार बार मुझसे लड़ाई किया करती है, बात बात पर मुझे ताने दिया करती है, तो इससे मेरा दिमाग ख़राब होता है। तो ऐसा करते हैं कि अब शहर में रह लेते हैं। उसका पति फिर उसे समझाता है, कहता है कि अभी मेरा बिजनेस छोटा है और जिस दिन बड़ा हो जाएगा उस दिन मैं तुम्हें अपने आप ही यहाँ से ले जाऊँगा। ऐसा कहते कहते कुछ दिन और बीत जाते हैं। रेखा की सास रेखा को ताने दिया करती और वो सब कुछ सहन करते हुए अपनी सास की इज्जत किया करती।
अब दोस्तों इसके बाद डिलीवरी होती है और डिलीवरी के बाद पता चलता है कि रेखा ने एक बिटिया को जन्म दिया है। अब उस बिटिया को देखकर जो रेखा की साथ है और भी ज़्यादा जल भुन जाती है और कहती है कि तू तो कुलच्छनी है, तूने एक लड़की को जन्म दिया है जो मेरे बेटे का सारा धन ले जाएगी जब ये बड़ी होकर शादी में जाएगी। इस बात को सुनकर रेखा अपनी सास को समझाती है, कहती है कि माँ जी ये मेरे हाथ में थोड़ी ना है, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, जो हो गया सो हो गया। तो सास फिर से उसे ताने देती है और कहती है कि ये तेरी वजह से ही हुआ है, वरना मुझे पोता चाहिए था। अब इसके बाद जो रेखा है वो अपने पति दीपक से कहती है कि दीपक अब ऐसा करो, अब तुम मुझे शहर ले जाओ, काफ़ी दिन हो गए हैं ये कहते कहते कि तुम्हारा बिजनेस बड़ा होगा जब तुम मुझे ले जाओगे। तो अब काफ़ी दिन हो गए हैं, माँ जी के ताने सहते सहते अब मैं नहीं सहन कर सकती। तो दीपक अपनी माँ की ओर लेता है और अपने घर वालों की ओर लेता है और कहता है कि तुम्हें रहना है तो माँ बाबूजी के पास ही रहना होगा। इस बात को सुनकर रेखा अपने पति को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी एक सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है अगर तुम्हें रहना है तो माँ बाप के पास रहना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, जैसा वो कहेंगे वो सुनना पड़ेगा। अब यह बात रेखा से सहन नहीं हो पाती है और इसके बाद रेखा अपने मायके चली जाती है। लड़की की उम्र महज 4 महीने थी तो वह अपने मायके पहुंच जाती है। वहां पर जाकर कुछ दिन वेट करती है कि उसके पति का कोई फ़ोन आएगा या फिर वो उससे मिलने के लिए आएगा, लेकिन उसका पति ऐसा कुछ भी नहीं करता। कुछ दिन वेट करने के बाद वो अपने पति के ऊपर तलाक का केस घेर देती है और दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक के एवज में उसको 5 लाख रुपए मिलते हैं जो रेखा अपने साथ लेकर अपने मायके में रह रही थी। अब वह सोचती है कि इस तरह से तो टाइम नहीं कटेगा, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। तो अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए वह एक सिलाई सेंटर खोलती है। उन्हीं पैसों में से तकरीबन 3.5 लाख रुपए उसके लगते हैं। वो एक जगह पर अच्छी सी दुकान लेती है और उस दुकान के अंदर एक बड़ा सा सिलाई सेंटर खोलती है। वहाँ पर लड़कियों को सिलाई सिखाया करती और इसी तरह से उनके दिन बीत रहे थे। तभी अचानक से एक दिन उसकी बेटी के गले में तकलीफ होने लगती है तो वह डॉक्टर साहब को अपनी बेटी को दिखाने के लिए जाती है। डॉक्टर साहब चेकअप करने के बाद बताते हैं कि इसको कोई गंभीर बीमारी है और इसका इलाज कराना पड़ेगा और इलाज में काफ़ी खर्चा आएगा। रेखा कहती है कि ठीक है डॉक्टर साहब, जो भी इलाज में खर्चा आएगा मैं उसे दूंगी, लेकिन आप मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। अब बेटी का इलाज होता है। बेटी के इलाज में तकरीबन 30-35 हज़ार रुपये हर महीने खर्चा आता और रेखा के धीरे धीरे जो उसके पास पैसे थे वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद सिलाई सेंटर का बिजनेस भी ठप पड़ जाता है क्योंकि वह अपनी बेटी को दिखाने के लिए डॉक्टर के चक्कर काटा करती, उस पर ध्यान नहीं दे पाती है और पैसों की कमी होने के कारण भी वह धंधा ठप हो जाता है। अब इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए रेखा के जो पिता हैं वो रेखा से कहती हैं कि बेटी मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, तुम उससे शादी कर लो। लड़का एक अमीर था लेकिन काफ़ी उम्रदराज था। उसकी पहली पत्नी मर चुकी थी और पहली पत्नी से उसे 2 बच्चे थे। तो उसके पिता कहते हैं कि बेटी इससे शादी कर ले और इस बेटी को हम रख लेंगे और हम ही इसका इलाज करा देंगे। लेकिन वह अपने पिता से कहती है कि पिताजी शादी ज़िंदगी में केवल एक बार होती है, बार बार नहीं, और मैंने एक बार शादी की है और इसके बाद मैं किसी से शादी नहीं करूँगी, अपनी बेटी के सहारे अपनी ज़िंदगी को काट लूँगी। ऐसा कहकर रेखा अपने पिता से मना कर देती है कि मुझे शादी नहीं करनी। अब दोस्तों इसके बाद धीरे धीरे और समय बीतता है। रेखा के पास पैसे नहीं थे, उसकी बेटी के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। तो सिलाई सेंटर का जो भी सामान था उसको बेचकर रेखा एक और छोटी सी खिलौने की दुकान लगाती है। वो सोचती है कि इससे शायद गुजारा हो जाए, तो वह उस दुकान को चलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो दुकान नहीं चलती क्योंकि वो मार्केट के एंड में थी, वहाँ तक कोई कस्टमर जा नहीं पाता था। अब बेटी के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे तो रेखा एक दिन ऐसे ही जा रही थी तो एक रेड लाइट देखती है और रेड लाइट पर कुछ महिलाएं खिलौने बेच रही थी। तो उनसे पूछती है कि इससे कितनी आमदनी हो जाती है। तो महिलाएं उसको सच सच बता देती हैं कि इससे लगभग 1000-1500 रुपये की आमदनी हो जाती है। तो उसके दिमाग में भी आइडिया आता है। वो सोचती है कि बेटी को इस तरह से बीमारी से जूझते हुए देखने से अच्छा है कि मैं भी यहाँ पर खिलौने बेचने लगूँ। तो रेखा भी अगले दिन मार्केट जाती है, वहाँ से कुछ खिलौने खरीदती है और ख़रीदने के बाद रेड लाइट पर जाकर उन खिलौनों को बेचने लगती है। जो भी गाड़ी आती उसकी खिड़की पर जाती और जैसे वो महिलाएं खिलौना बेचा करती उसी तरीके से वह बेचा करती। वो कहा करती कि बाबूजी खिलौना ले लो, आपके बच्चे खेलेंगे, आपसे खुश रहेंगे। ऐसा कह कर वो सारे खिलौने बेच देती है जो उसके पास थे और उनसे लगभग 1500 रुपये की आमदनी हुई थी। अब इस चीज़ को देखकर रेखा काफ़ी ज़्यादा खुश है। इसी तरह से वो खिलौने बेचती रहती है और इस तरह से करते हुए लगभग उसे 7 साल हो जाते हैं।
7 साल बाद एक दिन दोपहर में वो इसी तरह से खिलौने बेच रही थी। पसीने से भीगी हुई थी और साथ में उसकी बेटी भी थी। अभी तक उसकी बेटी का इलाज चल ही रहा था। तो दिन में जब वो खिलौने बेचा करती तो अपनी बेटी को साथ ही ले लिया करती और उसी के साथ रहकर खिलौने बेचा करती थी। तो ऐसे ही एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी की खिड़की पर जाकर रेखा दस्तक देती है। कहती है कि बाबूजी खिलौना ले लो, आपके बच्चे खेलेंगे तो बड़ा ही खुश होंगे। गाड़ी के अंदर बैठा हुआ आदमी जैसे ही रेखा को देखता है खिलौने बेचते हुए, तो वह अपना गाड़ी का कांच नीचे करता है तो सामने रेखा थी और जो व्यक्ति था वह और कोई नहीं था, उसका पति दीपक था, जो 7 साल पहले उसे तलाक दे चुका था। अब उसे देखकर रेखा उल्टे पांव वापस जाने लगती है अपनी बेटी को लेकर, लेकिन दीपक उसे आवाज़ मारता है लेकिन वो नहीं रुकती। इसके बाद दीपक अपनी गाड़ी को साइड में लगाकर वहाँ से पैदल आकर रेखा के पास आता है और कहता है कि रेखा क्या हुआ, तुम मुझसे अभी तक नाराज़ हो। रेखा कहती है कि कौन हो तुम, मैं तुम्हें जानती तक भी नहीं। ऐसा कहकर रेखा थोड़ी और आगे चलती है, लेकिन दीपक जाता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे माफ़ कर दो। अब जब वह माफ़ी मांगता है तो रेखा उससे बात करने के लिए राज़ी हो जाती है। रेखा कहती है कि हाँ बताओ क्या चाहते हो तुम। तो उसके बाद जो दीपक है वो अपनी गाड़ी को लाता है, रेखा को अपने साथ गाड़ी में बिठाता है, उसके खिलौनों को भी रखता है और अपनी बिटिया को भी अपने साथ बिठा लेता है। थोड़ी ही दूर पर एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पर जाकर वह अपनी बिटिया के लिए जूस ऑर्डर करता है। दीपक अपने और रेखा के लिए खाने की कुछ चीज़ें ऑर्डर करता है। चीज़ें आ जाती हैं टेबल पे, लेकिन जो दीपक है वो रेखा को एकटक निहारता ही रहता है। वो अपने पुराने बीते पलों को सोच रहा था और सोच सोच के उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। ये सब चीज़ रेखा नोटिस करती है, लेकिन वो वहाँ पे कुछ बोलती नहीं है। अब दीपक को काफ़ी देर हो जाती है, आंखों से आंसू निकल रहे थे, रेखा की तरफ देख रहा था। तभी रेखा कहती है कि खाना ठंडा हो रहा है। दीपक कहता है रेखा से, सुनाओ क्या हालचाल हैं तुम्हारे। तो रेखा कहती है कि हाँ ठीक ठाक है। पूछता है कि तुमने दूसरी शादी कर ली, लेकिन रेखा कहती है कि हाँ शादी के लिए एक रिश्ता तो आया था, लेकिन मैंने पिताजी से कह दिया कि शादी ज़िंदगी में एक बार होती है और मैंने एक बार शादी कर ली है, अब मैं शादी नहीं करूँगी। उसके बाद रेखा दीपक से पूछती है क्या तुमने शादी नहीं की। तो दीपक बताता है कि नहीं मैंने शादी नहीं की, एक लड़की से रिश्ता तय किया था माँ ने, लेकिन उस लड़की ने एन टाइम पर मना कर दिया और कहा कि इसकी शादी हो चुकी है, इससे शादी मैं नहीं करूँगी। उसके बाद मेरा शादी से विश्वास उठ गया और मैं शादी के लिए घर वालों से मना कर दिया करता। उसके बाद दीपक और रेखा से बात करता है और बताता है कि जब से तुम गई हो, जब से बिजनेस में घाटा ही हो रहा है, शायद हमारी बेटी जो थी वो लक्ष्मी थी और जैसे वो मेरे पास से गई थी उसके बाद ही मेरा नुकसान होना चालू हो गया। और कहता है कि रेखा तुमने भी शादी नहीं की और मैंने भी शादी नहीं की, तो क्यों ना हम दोबारा से शादी कर लें और एक साथ मिलजुल कर रहें। जो रेखा है वो कहती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारी माँ मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करती है और मैं नहीं चाहती कि फिर से वही सिलसिला दोबारा से चालू हो कि तुम बार बार ये कहोगे कि मेरा बिजनेस बड़ा हो जाए तब मैं तुम्हें शहर में लेकर रहूँगा और तुम्हारी माँ बार बार मुझे ताने देती रही। उसके बाद दीपक कहता है कि माँ बहुत पछताती है इस बात को देखकर कि उसने अपनी बहू को इस तरह से ताने दिए कि उसके बेटे का घर बिगड़ गया। इस बात को सुनकर रेखा थोड़ी सी नरम पड़ती है, तो दीपक फिर से उससे पूछता है कि रेखा क्यों ना हम अब एक हो जाएं और दोबारा से शादी कर लें। इधर जो रेखा उसे सख्ती से मना कर देती है और कहती है कि अब मेरा टाइम हो गया, मुझे अपना काम करना है, बेटी का इलाज भी कराना है। तो दीपक पूछता है कि बेटी का इलाज किस चीज़ का हो रहा है। तो वह पूरी घटना बताती है कि बेटी के गले में कोई दिक्कत हो गई है और इसके इलाज में महीने में लगभग 30-35 हज़ार रुपये लगते हैं। इन बातों को बताकर रेखा वहाँ से चली जाती है। अब दोस्तों इसके बाद दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन दीपक अपनी गाड़ी के अंदर खाने पीने का सामान लेकर और कुछ खिलौने लेकर अपनी बेटी के लिए नए कपड़े लेकर उसी सिग्नल पर दोबारा से आता है। वहाँ पर आकर अपनी बेटी को अपने साथ बिठाता है और रेखा से भी कहता है कि रेखा मेरे साथ बैठो, दोबारा से उसी रेस्टोरेंट पे चलेंगे। रेखा मना करती है, कहती है कि धंधे का टाइम है और मेरा टाइम बर्बाद मत करो, लेकिन वो फोर्स करता है और दोबारा से अपनी गाड़ी में उनको बैठा लेता है। वहाँ जाकर जो अपनी बेटी के लिए कपड़े और खिलौने लाया था उन्हें अपनी बेटी को दे देता है और रेखा से कहता है कि रेखा मैंने फैसला कर लिया है, तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। रेखा इस बार भी मना करती है, लेकिन उसके बाद वो और ज़्यादा फोर्स करता है तो रेखा कहती है कि चलो देखा जाएगा जो होगा। अब उसके बाद वह पूछता है कि कौन से डॉक्टर साहब पे इलाज चल रहा है बिटिया का। तो रेखा बताती है कि उस डॉक्टर पे चल रहा है। तो वह कहता है कि मुझे उसके पास ले चलो। तो वह अपनी बेटी को अपने साथ लेकर उस डॉक्टर साहब के पास जाता है, वहाँ से अपनी बेटी का ट्रीटमेंट कराता है कि दवाइयों के पैसे भी इस बार दीपक ही देता है। इन सभी चीज़ों को देखकर रेखा दीपक से मना करती है, कहती है कि तुम कौन होते हो मेरी बेटी के दवाइयों के पैसे देने वाले, तुम तो हमारे कुछ लगते ही नहीं। दीपक फिर से कहता है कि रेखा
गलतियां इंसान से होती हैं और मुझसे गलती हो गई। इसके बाद हम लोग शहर में रहेंगे और ना ही कभी घर जाएंगे। अगर तुम्हें माँ की दिक्कत है तो मैं शहर में ही फ्लैट ले लूँगा और वहीं पर हम लोग एक परिवार की तरह रहेंगे। अब इतनी बार दीपक ने रेखा से माफ़ी मांगी थी और उसकी कहे मुताबिक भी वो तैयार था। तो अपने पिता के पास फ़ोन करती है और कहती है कि इस तरह से दीपक आया है और मुझे अपने साथ ले जाने की कह रहा है कि शहर में फ़्लैट में रहेंगे और ना ही अब मैं तुम्हें अपनी माँ के पास अकेला छोड़ूंगा। जो उसका पिता है वो बड़ा ही खुश होता है और कहता है कि बेटी ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो पिताजी की आज्ञा मिलने के बाद रेखा दीपक के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। दीपक उसी दिन रेखा को एक मंदिर में ले जाता है। वहाँ पर दोनों दोबारा शादी करते हैं। दोबारा शादी करने के बाद एक फ़्लैट जो उसने पहले ही ख़रीद लिया था, क्योंकि वह मन बना कर आया था कि रेखा को लेकर आना है किसी भी कीमत पर, तो उस फ्लैट के अंदर जाकर रेखा को ले जाता है और कहता है कि रेखा ये हमारा घर है आज से और तुम यहीं रहोगी। अब इसके बाद ये बात जैसी दीपक की माँ को पता चलती है वो भी बड़ी ही खुश होती है और फ़ोन पर अपनी बहू से बात करती है और कहती है कि बेटी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर देना अगर हो सके तो, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। इस बात को सुनकर रेखा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह अपनी सास से कहती है कि माँ जी कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। ऐसा कहकर वो थोड़ी देर और बात करते हैं और फ़ोन कट जाता है। अब कुछ दिनों तक दीपक, रेखा और उसकी बेटी उसी घर के अंदर रहा करते हैं और धीरे धीरे दीपक के बिज़नेस में तरक्की होने लगती है। धीरे धीरे तरक्की होती है और कुछ दिन बाद उसका बिज़नेस काफ़ी अच्छी तरह से चलने लगता है। तो यहाँ पर सिद्ध हो जाता है दोस्तों कि बेटी घर की लक्ष्मी होती है। जैसे ही बेटी उसकी ज़िंदगी से गई तो उसके बिज़नेस में घाटे होने लगे, लेकिन जैसे ही वो दोबारा से उसकी ज़िंदगी में आई तो उसका बिज़नेस दोबारा से तेज़ी से चलने लगा। ये थी आज की कहानी दीपक और रेखा की और उसकी बेटी की। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। दोस्तों हमारा इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये समाज के अंदर की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनको आपको सामने रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि इनसे आप लोग कुछ ना कुछ सीख ले सको और अपने आप को एक बेहतर इंसान में तब्दील कर सको। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।